बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो। हम और हमारी ज़रात के नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। आपका प्रोग्राम जिसे आप लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और इसके साथ साथ उसके ऊपर कमेंट भी करते हैं, तो आपकी बहुत शुक्रिया, नवाजिश। लेकिन सबसे पहले हम एक आपसे दरख्वास्त है कि आज का जो प्रोग्राम है बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि मैंने आपके तमाम सवालों को गो थ्रू करने के बाद रिसर्च टीम के साथ बैठ कर मैंने कहा कि मजमूई तौर पर जो 4-5 अहम नुक्ते हैं उनके ऊपर बात की जाए। तो माज़रत भी, जिनके नाम नहीं लेंगे अगले प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करूँगा, लेकिन अब बात ऐसी है कि वो मौका आ गया है कि जब पाकिस्तान के अंदर जो फूड सिक्योरिटी का सबसे बड़ा जो चैलेंज बनता जा रहा है, उसके लिए नबर्द आज़मा होने के लिए हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत को नज़र क्या आ रहा है, प्रेशर कहाँ पे है, इन सब पे बात होगी। सबसे बढ़कर उन किसानों की बात करेंगे, उन कंज्यूमर्स की बात करेंगे जो कि इन असरात में हैं। तो सब शुरू करते हैं जी। सबसे पहले कि गंदम के सीज़न की आमद आमद है, और गंदम के सीज़न के आते ही जो आपको पहले बताया था कि गंदम अक्टूबर में जो रेट होंगे वो कहाँ होंगे। तो सबसे पहले मैंने अभी ये देखा कि एक बहुत बड़ी बिस्किट कंपनी ने अपने 40 रुपये का जो हाफ रोल जिसे हम कहते हैं, उसकी कीमत उन्होंने बढ़ा दी है। 20% बढ़ा के उन्होंने 50 रुपये कर दी है। अब आप ये देखिए, या 25% बढ़ा के अगर देखी जाए, 25% बढ़ा के उसको कर दिया है। अब वो नज़र आ रहा है कि गंदम की जो शॉर्टेज है, और दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया की बात पहले करते हैं। दुनिया में जनाब गंदम की जो कीमतें हैं वो गिरावट का शिकार है। वो दुनिया में मिसाल के तौर पे अर्जेंटीना जो है वो बहुत बड़ा दुनिया का सप्लायर है। वहाँ पे इस दफ़ा बेहतरीन जो रिकॉर्ड बल्कि पैदावार हो गई है गंदम की। उस वजह से दुनिया में कीमतें ग्लोबली गिर गई हैं, और जब ये होता है कि दुनिया में कीमतें गिर रही होती हैं, तब पाकिस्तान के जो कोट अनकोट फैसला साज हैं, या वो जो लोग हैं जो गंदम लेते हैं या किसान से जो भी उसकी पैदावार होती है उसे ख़रीदते हैं, तो वो कहते हैं जी इंटरनेशनल कीमत नहीं है, इसलिए इसको वहाँ पे छोड़ के आओ कि पानी भी ना मांगे। तो किसान के साथ वो करते ये हैं कि उसकी जो लागत है वो भी पूरी नहीं होती। तो अब गंदम के सिलसिले में अब सिंध हुकूमत की मिसाल लेते हैं। सिंध हुकूमत ने क्या किया है, 83 अरब रुपए की शुनीद ये है कि काबीना ने मंजूरी दे दी है कि जी गंदम के जो ज़खायर थे जो कि उनके स्टोर में गल सड़ गए, इसके साथ साथ जो बच गए हैं उनको भी लॉस पे बेच कर 83 अरब की मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ उन्होंने ये काम भी किया है कि अगले सीज़न के लिए उन्होंने कहा जी कि छोटे काश्तकारों को, 4 लाख काश्तकारों को 50 से 55 अरब रुपए की मुफ्त वो कह रहे हैं हम खादें देंगे। ये भी एक अहम नुक्ता है कि भाई ये हमें किस भाव पड़ रही है, सिलसिला हो रहा है। क्यों? क्योंकि आखिर में क्या है कि वो कीमतें तो किसानों को मिलनी नहीं या मिलती नहीं हैं पिछले 2 सीज़न से, क्योंकि वो एक माफिया है। तो इस सिलसिले में मेरा ये आपको बताने का मकसद था कि इंटरनेशनल प्राइसेस डाउन हैं, इंटरनेशनल प्राइसेस आगे भी नज़र नहीं आ रही। तो अपना फ़ैसला बहुत सारे लोगों ने तेलदार अजनास की तरफ कर दिया है। तो अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आपने क्या नुकसान करना है, या आपने पैसा कमाना है, या आपने कुछ और काम करना है। तो ये एक अहम नुक्ता है। इसके साथ साथ अब 2 खबरें और जो हमारे सामने आ रही हैं वो है कि IMF ने कहा है जी कि क्योंकि टैक्स हुकूमत से इकट्ठा नहीं हुआ, टारगेट मिस हो रहे हैं, उस वजह से महंगाई है। उस वजह से उन्होंने कहा जी कि पहले तो आप ऐसा करें कि अपना जो ग्रोथ है, यानी कि मजमूई जो मुल्की तरक्की है, वो 4% से कम करके आप तकरीबन 3% पे आ जाए। 3% पे आके मतलब ये है कि हमारे लिए चैलेंजेस बहुत हैं। मैं वो भी इसकी वजह से कि वो कह रहे हैं कि महंगाई शायद 5 से 7% ही रहे, लेकिन जिस तरह से अक्टूबर शुरू हुआ है, पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, इसके साथ साथ मैंने कहा ये अजनास की कीमतें अगर आपके सामने मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा अगस्त सितंबर में अगर किसी कीमत की किसी चीज़ की बढ़ी है तो वो गंदम है। तो वो सिलसिला जो हमने आपको बताया था कि सितंबर अक्टूबर में रिकॉर्ड का जाएगी कीमतें, तो वो कीमतें अब बढ़ के नज़र आना शुरू हो गया है कि चाहे डबल हो, चाहे रोटी हो, चाहे बिस्किट हो, कोई भी गंदम की चीज़ें हैं वो महंगी हो रही हैं। अब IMF कह रहा है कि अब आपका क्योंकि टैक्स भी नहीं है पूरा हो रहा, आपकी महंगाई भी बढ़ रही है, तो अब आपने मजबूरी तरक्की भी कम करनी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी सबसे जो मेरे ख्याल से मजलूम तबका है उस पर ज़रा टैक्स लगाएं। तो अभी आपने देखा कि खाद की कीमतें DAP हो या NP हो वो बढ़ गई हैं,
और पाकिस्तान में इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी कहती है जी कि पाकिस्तान में तो कीमतें कम हुई हैं, इसके मुकाबले में जो आलमी मंडियां हैं वहाँ पे डीएपी और यूरिया की कीमतें बढ़ गई हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अब वो तैयारी कर रही है, माहौल बना रही हैं हुकूमत के जो तर्जुमान हैं या हुकूमती अकाबरीन हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि अब इसके ऊपर टैक्सेशन की तरफ लाया जाए। और इसमें आपको पता है कि एग्रीकल्चर टैक्स पहले ही लग चुका है, तो अब गरीब क्या करेगा, किसान, ये अब आपको खुद फैसला करना है। इसमें एक मिसाल जो है, सिंध हुकूमत ने डेडलाइन भी जो है वो चलें 31 अक्टूबर कर दिया कि जी आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जमा करवाएं, और इस सिलसिले में नोटिस भी इशू कर दिए गए हैं। तो ये एक अहम नुक्ता है जिसके ऊपर कि आपसे बात करनी ज़रूरी थी। दूसरा नुक्ता जो हमें दिखाई दे रहा है वो है ग्लोबली चावल का क्या बनेगा। हमारे यहाँ जो भी मजमूई तौर पे अभी पैदावार हो रही है और जो मौसम ने अंगड़ाई ली है, बारिशें हुई हैं, उससे ये हुआ है कि किसान घबरा गया है और मकई और चावल दोनों की फसलें जो सी हैं वो कम हो गई हैं, उसके रेट गिर गए हैं। क्यों? क्योंकि लोग कच्चा पक्का माल अपना लेके आ गए हैं मार्केट में, उससे मार्केट ख़राब हुई है। मैंने 2 हफ्ते पहले आपसे कहा था कि आप अपनी अगर कीमती प्रोड्यूस जिसे कहते हैं, कीमती जो माल है, जो कीमती आपकी फसल है, उसका ख्याल अगर नहीं रखेंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। और यही दरख्वास्त दोबारा करेंगे कि आप अपने आप को ज़रा थोड़ा सा सब्र कर लें ताकि वो चीज़ें जो नुकसान ना हो, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। इसी वजह से आपको बेहतर मिलेगा, क्योंकि अभी सिचुएशन क्या है, तिल की कीमत भी नीचे है 10,000 से 11 के दरमियान। जो हाइब्रिड चावल है, जो चावल, हालांकि अब देखिए बांग्लादेश में उन्होंने उसकी मांग थी 50,000 टन की, भारत ने उसको सप्लाई करने की तरफ अवार्ड हो रहा है, पाकिस्तान को करना चाहिए था। तो अगर हम अच्छा माल दे सकते हैं तो हमें पिछले साल की तरह बांग्लादेश को टारगेट करना चाहिए। इसके साथ साथ ग्लोबली ये हो रहा है कि जो फिलिपाइन है वो, उसने अपना जो सबसे बड़ा कह लें ख़रीदार है चावल का, उसने अपना चावल की जो इम्पोर्ट है उस पर बैन लगाया हुआ है, और वो बैन जो है वो उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। उससे ये हो रहा है कि उन्होंने कहा है जी कि हम मुकामी सनत को जो है, मुकामी जो काश्तकार है उसको फ़ायदा देंगे। अब ये सिलसिला होना चाहिए था, और ये देखते हुए तो किसानों से दरख्वास्त है, चावल के ख़ुसूसन जो लोग हैं, कि चावल को अपनी सुरा उसको अच्छी फसल, अच्छी तरह उसकी मॉइस्चर ख़त्म करके और एक अच्छी पैदावार लेके आप जाएँ मंडी में, ताकि आपको सही दाम उसके मिल सकें। अब आगे बढ़ते हैं जी। आपको पता है 7 अक्टूबर जो है वो कॉटन का आलमी दिन था। पाकिस्तान कॉटन का पाकिस्तान के साथ जो है वो बड़ा ही एक किस्म कह लें कि ज़राअत में शारक का मुकाम है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि आपका 60% ज़र मुबादला वहाँ से आ रहा है, और उसकी जो मेन रॉ मटेरियल है वो वहाँ पे है। तो इस सिलसिले में एक अच्छी शुनीद ये आ रही है कि पाकिस्तान में हाइब्रिड कॉटन जो सी है उसका कामयाब तजर्बा हुआ है। कोई प्राइवेट सेक्टर ने किया है, चाइनीज़ इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, इसके साथ साथ उन्होंने इथोपिया से जो हैं इसके पौधे मंगवाए हैं। और उसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है जी कि अगर आप पहले तो मौसमी असरात के ख़िलाफ़ वो है, दूसरा उसके ऊपर जो पेस्ट कंट्रोल है वो बहुत अच्छा उसके ऊपर रिज़ल्ट नज़र आए हैं, और उसका तीसरा फ़ायदा ये है कि उसकी इनिशियल जो आप कह लें कि इनपुट कॉस्ट वो कम होती है। क्यों? क्योंकि उसके पौधे 1 एकड़ में लगते हैं तकरीबन आधे। तो बजाय इसके कि हम अखराजात ज़्यादा कर रहे हों उसके लिए, तो आप अगर आपकी आधे पौधे हो जाएं और उसकी जो प्रोडक्शन है वो डबल हो जाए, यानी कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो 60% तक तो रिजल्ट्स आए हैं कि कम से कम हो जाते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा, और आपका जो सबसे बुनियादी नुक्ता है कि हमारी जो कॉटन अभी तक जो 3 मिलियन बेल्स इस साल आ गई हैं, अब तक रिजल्ट्स जो आए हैं, उसका जो क्वालिटी होता है रेशे की वो अच्छी नहीं होती। तो उस क्वालिटी को अच्छा करने के लिए मेरे ख्याल से ये जो हाइब्रिड है, ये वो कहने उम्मीद है कि 229 में आएगी, लेकिन अगर सीड की जो रजिस्ट्रेशन का है सिलसिला और ट्रायल का सिलसिला अगर वो बेहतर और खुश उसलूबी से और थोड़ा सा फास्ट ट्रैक किया जाए तो शायद ये 2027-28 में भी आ जाए। तो इसके बड़े अच्छे मेरे ख्याल से असरात होंगे। तो इस पर दाद देनी पड़ती है जिन लोगों ने ये किया है, लेकिन इन सब का बुनियादी नुक्ता जो उनसे है वो है डेटा। और वहाँ पे दुनिया भर में जो काम हो रहा है, मैं अभी पढ़ रहा था, यूएसडीए की रिपोर्ट आई है और वो उस पर कहते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो पहले भी कहा था कि चाइना में भी उसके ट्रायल हो रहे हैं, अमेरिका में भी हो रहे हैं। अमेरिका में उन्होंने उसके जो हैं वो मुख्तलिफ बुनियादी
जो नुक्ते हैं वो बता दिए हैं। उन्होंने कहा जी कि हमने डेटा पे काम करना है, हमने लोगों को ट्रेन करना है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि हम उसको अपनी ज़राअत के हर पहलू के अंदर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, उसको शामिल कर देंगे। तो ये एक क्यों आपको पता है कि आप देखें ड्रोन आ गए हैं, सेंसर आ गए हैं, डेटा लेके वो तमाम फैसले किए जाते हैं। तो फैसला साजी या पॉलिसी लेवल के ऊपर बड़ा ही बेहतरीन काम हो सकता है। इसके ऊपर एक मजबूत प्रोग्राम इंशाल्लाह अगले एपिसोड में ज़रूर बात करूँगा ज़्यादा इसके ऊपर। लेकिन क्योंकि ये हम जो कीमतें देखते हैं पाकिस्तान में, जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, हम भी उतने ही अच्छे हैं। हम USDA का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हमारी वो तारीफ़ करते हैं। हमने अभी ऑस्ट्रेलियंस के साथ मिलकर प्रोजेक्ट किया और ऑस्ट्रेलियंस ने बड़ी ही कॉन्केव एग्री की, और पाकिस्तान के जो फार्मिंग कम्युनिटी थी उसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, मुल्तान, इसके साथ साथ यहाँ के मुकामी काश्तकार, उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। और उन्होंने ये पल्सेस और चिकपी के ऊपर बहुत ही खुश उसलूबी से बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट हुआ है। तो इसका तमाम डेटा जो उनसे अगर होगा उसको इस्तेमाल कर सकें। मैं अहमद उमैर साहब जो वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं एग्रीकल्चर पे, उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था। बड़ी अच्छी बातें की और बड़े ही काबिल आदमी हैं, दोस्त हैं हमारे। लेकिन एक चीज़ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है, मेरे ख्याल से उसके लिए मजबूत हिकमत अमली भी करनी चाहिए। तो अरबाब इख्तियार से ये दरख्वास्त है कि ये अगर आप छुपाएंगे किसी चीज़ को तो वो छुपी रहेगी, लेकिन जितना हम इस चीज़ों को ओपन करेंगे उतना बेहतर होगा। इस पे मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर की AI पॉलिसी होनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ IT, टेलीकॉम, इसके साथ फूड सिक्योरिटी, इसके साथ साथ सूबाई महकमे, इन सबको मिलकर काम करना चाहिए। इसमें हमारी खिदमात हाजिर हैं। हम डिजिटल एग्रीकल्चर को फ़रोग़ देना चाहते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। और आपकी राय इसमें, आपको सबसे बढ़ के मेरे ख्याल से जो सुनने वाले हैं, किसान हैं, कंज्यूमर हैं, स्टेक होल्डर हैं, इसके अलावा जो प्रोसेसिंग में लोग हैं, ये सब इसमें शामिल होंगे तो ये एक बेहतर मजबूत हिकमत अमली की जानिब हमारा पहला कदम होगा। आखिर में जनाब, AI की भी बात हो गई, हमने कॉटन की भी बात कर ली। अब जाते जाते आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आप इस प्रोग्राम को कामयाब करना चाहते हैं, आप समझते हैं कि आपका सही माने में हम जो है वो हक अदा कर रहे हैं, तो इसमें ज़रूर शामिल हों। अपनी तजावीज़, अपनी हत्ता के तनकीद, आप समझते हैं कहाँ पे हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम लेके चलेंगे। लेकिन ये जो IMF के शिकंजे हैं, इन तमाम चीज़ों को अगर हमने निकलना है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, तो मेरे ख़्याल से बहुत अहम काम है जो हमने मिलकर करना है। इसमें मैं दरख्वास्त करूँगा ख़ुसूसन एहसन इकबाल साहब, जिन्होंने अभी एक कमेटी भी बनाई है। अभी तक देखें फ्लड के पता ही नहीं चला डैमेज कितना हुआ है। मैं वो AI की बात कर रहा था। तो सैटेलाइट मैपिंग है, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, उन्होंने कमेटीज़ तो बना दी हैं बहुत सारी, लेकिन क्लाइमेट की भी है बहुत अच्छा, रेजिलिएंट प्रोडक्शन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, सीड के ऊपर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि हम देंगे, लेकिन मेरे ख्याल से डिजिटाइजेशन 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 आपसे बेहतर कौन समझता है। आप उस पर प्लानिंग करना चाहते हैं, हम हाजिर हैं आपके खिदमत में। आपको पूरा फार्म मैनेजमेंट सिस्टम, इसके साथ साथ एडवाइजरी, आउटरीच, इन तमाम चीज़ों पे काम करना होगा। इन तमाम का डेटा जो उनसे है, कमोडिटीज़, पोस्ट हार्वेस्ट, ये तमाम चीज़ें जो उनसी हैं वो मेरे ख्याल से लोग शायद तन्हाई में काम कर रहे हैं या उस तरह से मिल के काम शायद करने की ज़रूरत है। तो दरख्वास्त यही है, किसानों का भला करें, आप इस मुल्क का भला करें, एग्रीकल्चरिस्ट का भला करें, ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपने सवालात और राय ज़रूर भेजिए। अस्सलाम वालेकुम।